अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स को डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हमने इस अपने टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करना है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स हमने ये देखना है। नेक्स्ट है जी हमारा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन तीन तरह के फंक्शन ये परफॉर्म करती है। नंबर 1 पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम इसको हम देते हैं ग्लोमेरुलर और प्रेशर फिल्ट्रेशन। पहला फंक्शन इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और प्रेशर फिल्ट्रेशन, या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं रोल ऑफ ग्लोमेरुलस। फिर नंबर 2 पे जो नेफ्रॉन फंक्शन परफॉर्म करती है उसमें हम लिखते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन और रोल ऑफ proximal convoluted tubule and loop of Henle। reabsorption या रोल ऑफ proximal convoluted tubule और loop of Henle। थर्ड पे ये फंक्शन जो परफॉर्म करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, secretion of selective ions। इसको हम दूसरा नाम देते हैं रोल ऑफ DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन होता है। ये नेफ्रॉन फंक्शन परफॉर्म करती है। अब हमने इसको, इन तीनों फंक्शंस को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है। उसके लिए हम यहां पे डायग्राम सिंपल सी अगेन ड्रॉ करेंगे इन तीनों फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेशर फिल्ट्रेशन कैसी होती है, प्लस रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, सारे पार्ट्स कैसे सिक्रेशन होती है, किन आयंस की सिक्रेशन होती है। अब यहां पे लेट्स सी, मैं बोमेन कैप्सूल को ड्रॉ करता हूं। क्लियर? सेम वैसे ही ये सारा सिस्टम है। ये यू शेप, लूप ऑफ हेनली ऊपर गया, ये ऊपर जाके थोड़ा सा असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, ये थिक हो जाता है, ये आगे कलेक्टिंग डक्ट में पोर्शन ओपन हो जाता है इसका, लाइक दिस। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गई जी, कलेक्टिंग डक्ट, और ये बेसिक वही हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दी। लेकिन अब हमने इसके फंक्शन को जरा कंसेप्चुअली समझना है। कैसे? अब यहां पे मैं एक चीज बताता चलूं, इसको जरा मैं ड्रॉ रेज कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता तो चल गया कि ये फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है। अब यहां से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है, जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है उसके हम कह रहे हैं, उसका नाम क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल। उसका नाम क्या था, एफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये आर्टरी अंदर जाके कुछ नैरो ट्यूब्स में डिवाइड हो गई,
तो इसने एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना दिया। ये ऑलमोस्ट 15 तक इसकी डिवीजन होती है, 15 आर्टरी, एक आर्टरी 15 डिवीजन्स में डिवाइड होती है, तो आर्टरियोल उसे हम कहते हैं। ये पोर्शन हमारा क्या हो गया जी, ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, अंडरस्टैंड। अब यहां से ब्लड एंटर हो रहा है, तो आपको पता है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एफरेंट आर्टरियोल हो गई, क्लियर। और यहां से ब्लड जा रहा है अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, तो ये हो गई हमारे पास इफरेंट आर्टरियोल, क्लियर। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो ये ग्लोमेरुलस में आपको ये ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं ये पोरस होती हैं, ठीक है, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इधर होता है, हमने अभी ये देखना है कि व्हाट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। उससे पहले मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता दूं, ये जो बोमेन कैप्सूल है इसके यहां पे पोर्स होते हैं, क्लियर। इन पोर्स के साथ कुछ इस तरह करके सेल्स होते हैं, स्पेशल किस्म के सेल्स, जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं जी, पोडोसाइट्स। ये जो ग्रीन से मैंने ड्रॉ किए हैं, दीज आर सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स। अब हमने ये समझना है व्हाट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, तो गौर ये करना है आपने। देखें, ये एफरेंट आर्टरियोल जब ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है, इसका जो ये एरिया है ये थोड़ा ब्रॉड है। स्टार्ट में जब ये आर्टरी होती है तो इसका एरिया ब्रॉड होता है, तो जब ये आर्टरियोल में डिवाइड होगी, तो फिर इसका एरिया नैरो हो जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे अगर एक पानी का पाइप है, पानी के पाइप अगर आप पीछे से नलका खोलते हैं तो पानी के पाइप का प्रेशर इधर तक गिरेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर होगा। लेकिन अगर आप उसके आगे ऐसे फिंगर रख लेते हो, फिंगर से प्रेस करते हो, तो वो पानी का प्रेशर बढ़ के किधर चला जाता है, दूर तक। सेम यहां पे भी ऐसे है, यहां से ब्लड फ्लो से आ रहा है, लेकिन जैसे ही आगे जाके वो नैरो होगा, तो वो जो ब्लड होगा इन कैपिलरीज की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्रेशर, understand, pressure which is exerted on the capillaries wall of glomerulus, this is called filtration pressure। अब होगा क्या, जैसे ही प्रेशर आएगा तो ये ब्लड है ना, ये वो ब्लड आ रहा है जिसने फिल्टर होना है, जिसके अंदर सारा कुछ है, एसेंशियल सब्सटेंस भी है, वेस्ट भी है, तो ये इनमें से सारे का सारा क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी की सारी किधर आ जाएंगी, इस ल्यूमन के अंदर। मिसाल के तौर पे इस ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड होंगे, अमाइनो एसिड वो भी इस ल्यूमन के अंदर आ जाएंगे। पोडोसाइट्स हेल्प करते हैं, पोडोसाइट्स की वजह से क्या होता है, ये सारे आयंस और एसेंशियल चीजें इस ल्यूमन में आ जाती हैं, प्लस इसके साथ साथ विटामिन्स आ जाएंगे, प्लस ग्लूकोज आ जाएगा। ये सारे एसेंशियल सब्सटेंस किधर आ जाएंगे, बोमेन कैप्सूल यानी नेफ्रॉन की जो ल्यूमन है उसके अंदर आ जाएंगे। अंडरस्टैंड, कहां से निकल के आए हैं, ब्लड से। किस वजह से निकले हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन से। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब होता क्या है, ये जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं ये सारी नीचे जाएंगी, इस ल्यूमन में जाएंगी ट्यूब्स की, क्लियर। अब ये जो पोर्शन है इसे हमने क्या कहा था, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा स्टेप स्टार्ट हो गया, प्रॉक्सिमल यानी दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो गया अब्जॉर्प्शन का। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की जो ल्यूमन है, इसकी एपिथेलियल वॉल है, इसमें सब कुछ क्या इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या क्या चीजें, ये सारी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, सब कुछ इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये होगी अब्जॉर्प्शन।
अब इसके बाद क्या होना है, इनके अलावा यहां पे क्या बच गई चीज, दो चीजें बच गई, एक सॉल्ट और एक वाटर। अंडरस्टैंड, वाटर बच गया और सॉल्ट बच गया। अब होना क्या है, यहां पे जैसे ही ये वाटर और सॉल्ट मूव करेंगे, उससे पहले मैं यहां पे ये ब्लड वेसल्स को जरा यूं कर देता हूं। ये लेट्स सपोज कि इस ब्लड वेसल ने ये कवर किया हुआ है किसे, ये पूरे लूप ऑफ हैनल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से इसलिए नहीं किया जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर में किया था, वो फिर उससे डायग्राम थोड़ी सी डर्टी हो जाती है और अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप इसको सपोज कर लीजिए कि मैंने इस तरह इसलिए किया आपकी आसानी के लिए कि ये सारा कवर है। अंडरस्टैंड, ये ब्लड वेसल है। अब होना क्या है देखें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल है, डिसेंडिंग लूप, it is permeable for only water। ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये जो हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हैनल है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल। असेंडिंग लूप ऑफ हैनल इधर मैं लिखने लगा हूं, असेंडिंग loop of Hanel is permeable only for ions like sodium ions। अंडरस्टैंड, असेंडिंग लिम्ब जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आयंस के लिए परमिएबल है और जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए। अब देखिए यहां पे हमने क्या बात की, वाटर आ रहा है, वाटर यहां से, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अब होगा क्या, ये परमिएबल है, यहां से वाटर आउटसाइड यानी इस कैविटी से बाहर निकल के किधर चलता जाएगा, ये ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर वाटर को भेज दिया जाएगा। और मतलब ब्लड वेसल, सॉरी ब्लड में नहीं, ये जो वाल है इसके अंदर एपिथेलियम में वाटर को अब्सॉर्ब कर दिया जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी में चला गया वाटर, जरूरत है ना इसलिए। अब वाटर आउटफ्लो कर रहा है इधर, और सेम यहां पे जैसे जैसे ये मटेरियल नीचे जाता जाएगा, याद रखिएगा जब ये मटेरियल वाटर और सॉल्ट नीचे जाता जाएगा, लूप ऑफ हैनले में जाता जाएगा, तो ये कंसंट्रेटेड होता जाएगा। क्यों कंसंट्रेटेड होता जाएगा, वाटर तो बाहर निकल रहा है, वाटर तो बॉडी में जा रहा है, पीछे क्या बच गए, सॉल्ट, और अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वाटर जो कम हो रहा है, तो फिर इसलिए यहां पे जो भी मटेरियल बनता जाएगा वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा। अब यहां पे ये जैसे ही असेंडिंग लिम्ब की तरफ जाएगा, कौन जाएगा, सॉल्ट, ये सोडियम आयंस वगैरह ये जा रहे हैं। अब हमने पहले बात की है कि ये असेंडिंग लिम्ब सोडियम आयन के लिए परमिएबल होता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आयंस हैं इनको क्या किया जाएगा, इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर स्पेशल कोई रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम। अगर इनकी कंसंट्रेशन यहां पे सोडियम आयन की ज्यादा है, यानी इनकी तादाद ज्यादा है, तो फिर ये मैसेज समझ जाएंगे, ये खुद से ही समझ जाएंगे कि सोडियम आयन बॉडी में ठीक ठाक अमाउंट में है, इसलिए ये फिर क्या करेंगे, इसको जाने देंगे कि भाई पीछे कमी नहीं है तो इसको जाने दो, यूरिन के जरिए निकलने दो। क्लियर, अगर इनको ज्यादा है पीछे तो हमने भी जमा कर लिया, हमने भी रीअब्सॉर्ब कर लिया, तो फिर ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, इसीलिए ये डिटेक्ट करते हैं। अब गौर करिएगा, अगर यहां पे सोडियम आयन की कमी है, इस हिस्से में सोडियम आयन की तादाद कम है, तो इसके रिसेप्टर्स डिटेक्ट करके बता देंगे इसका मतलब है बॉडी में भी कम है। तो फिर ये क्या करेंगे, अब इधर कम है एज कंपेयर टू बॉडी, तो बॉडी में ज्यादा है, यहां से एक्टिवली सोडियम आयन मूव करना शुरू हो जाएंगे आउटसाइड।
कौन मूव करेगा? सोडियम आयन, सोडियम आयन, और यहां पे वाटर। अंडरस्टैंड? सोडियम आयन को फिर बॉडी में भेज दिया जाएगा। क्लियर? अब जैसे ही ये मटेरियल ऊपर जाएंगे, यहां पे कुछ आयंस क्लोराइड आयंस भी होंगे वगैरह वगैरह। अब यहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, आयनिक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हो जाएगा। यानी ऐसा करने से क्या होगा? ब्लड की पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी। ये ब्लड वेसल भी साथ साथ ही है ना, तो ब्लड की पीएच इस कंसंट्रेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी। अब जब ये मटेरियल डीसीटी तक पहुंचेगा, ये क्या है जी? डीसीटी। तीसरा फंक्शन हमारा आ गया। ये डीसीटी के पास भी रिसेप्टर्स होते हैं, ये डिटेक्ट कर लेगी। ये क्या करेगी? डिटेक्ट कर लेगी कि अगर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बॉडी में कम है तो ये रीअब्जॉर्प्शन कर देगी। ये दोबारा से क्या करेगी? रीअब्जॉर्ब करवा देगी, सोडियम आयन को बॉडी में भेज देगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक और ये काम करती है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसने ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने के लिए क्या करना है? हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कर देनी है, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है ये ब्लड की पीएच को बैलेंस कर देंगे, मेंटेन कर देंगे। तो यहां पे जो भी होगा, जितना भी मटेरियल बना है, बॉडी में रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो बचेगा वो किधर चला जाएगा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में चला जाएगा और फिर इसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल किधर ओपन होती है? पेल्विस में, पेल्विस रीजन में, और यहां पे यूरिन की फॉर्म में ये इकट्ठा हो जाएगा। यानी इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो पेल्विक रीजन कौन सा होता है? यानी यहां पे अगर हम ये किडनी ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो यहां पे मैंने एक पिरामिड बनाई, रीनल पिरामिड बनाई। यहां पे ये कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट किधर ओपन हो रही है? इस कैविटी में, जिसे हम पेल्विस कहेंगे। तो ये पेल्विस में ओपन होगी जहां पे यूरिन ने इकट्ठा होना, वेस्ट बन जाएगा। तो ये थे नेफ्रॉन के बेसिक फंक्शन। अब हम इनको जरा समराइज करते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन था जी ग्लोमेरुलस का रोल। फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है? फिल्ट्रेशन प्रेशर हमने ये देखा है कि जो ग्लोमेरुलस है इसकी वॉल्स पोरस होती हैं, प्लस ये जो बोमेन कैप्सूल है इसकी सरफेस पे भी कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिनको पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका फिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एफरेंट आर्टरियोल है इसका एंटरिंग जो आर्टरी होती है इसका हिस्सा ब्रॉड होता है, ये थोड़ी ब्रॉड होती है। लेकिन जैसे ही ये सब डिवाइड होती है तो ये नैरो होना शुरू हो जाती है। तो जब एक चीज ब्रॉड है, पीछे से वाटर का फ्लो आ रहा है, आगे से नैरो हो तो प्रेशर ज्यादा जाएगा। इसलिए यहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उस प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी किधर इकट्ठी हो जाएंगी? ल्यूमेन के अंदर। पोडोसाइट्स उसको नीचे की तरफ मूव करेंगे और ल्यूमेन में फेंक देंगे। अब ये सारी चीजें ल्यूमेन में गई, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत जरूरत थी। पीछे बचे वाटर और सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट मूव करना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगी। ये सारे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, ये सारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर? अब पीछे सॉल्ट और वाटर, ये जो लूप ऑफ हेनरी है डिसेंडिंग, ये वाटर के लिए परमिएबल है, इसमें से वाटर मूव आउट होना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे ही नीचे जाता जाएगा कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। फिर ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे डिटेक्शन हो जाएगी कि सोडियम आयन बॉडी में कितने हैं, ये डिटेक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। अब सोडियम आयन जो है ये अगर तो बॉडी में यहाँ पे कम है उनकी तादाद, तो इट मींस बॉडी में भी कम है, इसलिए तो आगे कम आए हैं। तो ये सोडियम आयन कैसे ये मूव कर दिए जाएंगे, परमिएबल जो है उसके लिए, तो ये बाय बॉडी में भेज दिए जाएंगे आयंस। और पीछे
जैसे जैसे मटेरियल और कंसंट्रेटेड होता जाएगा, क्लोराइड आयन जो आयन्स इतने जरूरी नहीं है वो क्या होंगे, वो ऊपर भेज दिए जाएंगे। अब यहां तक जाते हुए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी चेक करेगा कि कोई ऐसी चीज है कहीं जरूरी तो नहीं जो मैं बाहर निकालने लगा हूं, नहीं, वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। अगर आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम हुई बॉडी में तो फिर उनको भी रीअब्सॉर्ब कर लेगा। रीअब्सॉर्ब करके फिर ये सिलेक्टिव आयन कुछ सिक्रीट करेगा, इसकी ल्यूमन से सिक्रीट होंगे हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन उस ब्लड की पीएच को भी मेंटेन रखेंगे। क्लियर? फिर जो भी वेस्ट बचेगा वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके यूरिन बन जाएगा और पेल्विस में इकट्ठा हो जाएगा। ये था हमारा फंक्शनल रोल ऑफ नेफ्रॉन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। अल्लाह हाफिज़।